मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तिका का कक्षा 4 का एक कविता देखी थी। उस कविता का नाम था स्वच्छता महान। इस कविता में हमें बताया गया था कि स्वच्छता का क्या महत्व है, किस तरह से हमें स्वच्छता करनी चाहिए। स्वच्छता सिर्फ बाहरी होनी चाहिए नहीं, तो स्वच्छता अंदर की भी होनी चाहिए। अंदर की स्वच्छता यानी क्या? हमारे भीतर की स्वच्छता यानी हमारी मन की स्वच्छता। जिस तरह हमारे बाहर जो गंदगी फैली हुई होती है उसको हम कूड़ेदान में डालकर झाड़ू लगवाकर उसको साफ कर देते हैं, उसी तरह जो मन की गंदगी यानी क्या कहा था मैंने आपको, आप सभी को याद होगा, छल कपट धोखाधड़ी, ये सारे जो होते हैं मन की गंदगी होते हैं। इसको साफ करना, इससे क्या होगा, हमारी मन की गंदगी साफ होगी, तभी क्या होगा, स्वच्छता होगी। और स्वच्छता कहाँ की होगी? 2 जगहों की, बाहर की स्वच्छता और भीतर की स्वच्छता, अंदर की स्वच्छता। तो चलो इसके हमने प्रश्न उत्तर देखे थे। बस आपको मैं निम्नलिखित जो प्रश्न है हमने पिछली तासिका में हमने पढ़े थे, बस मैं आपको निम्नलिखित प्रश्न जो है पुनः एक बार दोहराती हूँ, क्योंकि इसके एक वाक्य में उत्तर और जो कठिन शब्द हमने दोहराया था इससे आज हम दोहराते हैं। इसके आगे का भाग हम इसके बाद पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम देश का कल्याण कैसे कर सकते हैं? हम देश का कल्याण कैसे कर सकते हैं? जवाब, तन मन की गंदगी दूर करके हम देश को स्वच्छ राष्ट्र बना सकते हैं। वायु, देह और मन को शुद्ध करेंगे तो देश में खुशियां फैलेंगी, जिससे देश का कल्याण निश्चित है। दूसरा प्रश्न है, अंदर की बीमारी क्या है? यानी जो कवि ने कहा है अंदर की बीमारी यानी कौन सी बीमारी? जवाब, धोखाधड़ी, जलन, अहंकार, छल कपट आदि मन के अंदर की बीमारियां हैं, जिनसे हमारा मन रोगग्रस्त रहता है। जब मन रोगी होता है तो हमारा तन भी स्वस्थ नहीं रह पाता, इसलिए मन की बीमारी को बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर हमारा मन निरोगी रहेगा, मन अच्छा रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा और हर तरफ खुशियाँ ही रहेगी। तीसरा देखा था हमने प्रश्न, सुंदर शिव से आप क्या समझते हैं? इस वाक्य में, इस कविता में एक पंक्ति थी, देखो पन्ना नंबर 27 पे सुंदर शिव की रचना होगी, रुष्ट पुष्ट सब लोग रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो सुंदर शिव की रचना। सुंदर शिव यानी क्या? तो जवाब, सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना, सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए कवि ने सुंदर शिव की रचना के लिए कहा है। ऐसा कहा जाता है कि शिव सत्य और सुंदर है। शिव को सुंदर बनाने के लिए पवित्रता जरूरी है, जो मन की स्वच्छता पर आधारित है। अगर हमें शिव को सुंदर बनाना है तो उसकी सब में ज़्यादा ज़रूरत क्या है? पवित्रता। और पवित्रता किस पर निर्भर करती है? मन की स्वच्छता पर पवित्रता निर्भर करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा मन पवित्र हो। पवित्र हो यानी किस प्रकार पवित्र हो? मन शुद्ध होना चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, आदर की भावना होनी चाहिए, दूसरों के प्रति जलन, ईर्ष्या, धोखाधड़ी, कपट नहीं रहना चाहिए। चौथा देखा था, घर की सफाई के लिए कौन कौन से उपाय हैं? जवाब, स्वच्छता के निम्न उपाय हैं, जैसे कूड़े करकट को कूड़ेदान में फेंकना, कचरे को कचरे डब्बे में फेंक देना, रास्ते में थूकने से बचना, मूत्र विसर्जन आदि से राह पर गंदगी न फैलाना, घर की सफाई के लिए रोज झाड़ू पोंछा लगवाना, बस ट्रेन आदि में पेन पेंसिल आदि से अपना नाम न लिखना। यह जो है साफ सफाई के कुछ उपाय दिए गए, ये आपको
रोज़ अपनी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस आज के लिए पढ़ के इसका यही छोड़ देना ऐसा नहीं है। तो यह जो नियम बताए गए, ये जो उपाय बताए गए, आपके रोज़ ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो यह भी देखा था, नीचे दी गई कविताओं की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, यह देखा था और साथ ही में हमने इसको लिखा भी था। चलो मैं सिर्फ आपको इसको पढ़ के सुनाती हूँ। पिछली तासिका में हमने पेंसिल से इसको लिखा था। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। स्वच्छता डैश डैश निरोगी। तो यहाँ का सही जवाब क्या है बताइए। आपने तो याद कर लिया होगा अब तक इस कविता को। बिल्कुल सही। स्वच्छता चारों ओर जब होगी तभी रहोगे तुम निरोगी। दूसरा, दूर गंदगी डैश डैश बसेगा। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही। दूर गंदगी के होने से खुशियों का संसार बसेगा। आओ हम डैश डैश सुंदर गान। तो बताइए यहाँ का क्या होगा जवाब। कंठस्थ की है ना सभी ने इस कविता को। बिल्कुल सही। आओ हम सब मिलकर गाए स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान। पिछली तासिका में हमने इसको लिखा था। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो कविता में से ढूंढकर आपको इसको पेंसिल से लिखना है। भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। मैंने आपको ये भी लिखवा के दिया था, बस पुनः एक बार आपको दोहराती हूँ जिससे आपको ये सारे वाक्य याद आ जाए। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। मन। मन का वाक्य क्या बनाया था हमने। हमें मन से सुंदर होना जरूरी है। यहाँ पे हमने लिखा था पिछली तासिका में, तो आपको फिर से लिखना है। मन का क्या वाक्य बनेगा। हमें मन से सुंदर होना जरूरी है। मगर साथ ही मैंने ये भी कहा था अगर मन का कोई वाक्य आपको आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। बस यह जरूरी है कि वो वाक्य शुद्ध हो, सही तरीके से आपने लिखा हो। सफाई। सफाई का वाक्य बताइए। कमरे की सफाई रोज करनी चाहिए। या और एक वाक्य बन सकता है हमें हमारा परिसर या हमें हमारे परिसर की रोज सफाई करनी चाहिए। तीसरा था निरोगी। निरोगी यानी जो रोगी नहीं है। साफ सफाई से हम निरोगी रहते हैं। साफ सफाई से हम निरोगी रहते हैं। जीवन। जीवन भगवान से मिला एक अनमोल तोहफा है। तो चलिए आगे हमने निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। ये हमने पढ़ा था पिछली तासिका में हमने पढ़ा था। तो वचन किसे कहते हैं ये हमने देखा था। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। पुनः एक बार दोहराती हूँ। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और जैसे एक उदाहरण देखा था, तालाब में मछलियां तैर रही है, माली पौधे सींच रहा है। इसमें तालाब में क्या है मछलियां। मछलियां एक है या ज्यादा है। अब देखो इस शब्द से मछलियां, इस शब्द से एक मछली का बोध हो रहा है क्या अनेक मछलियों का बोध हो रहा है। तो मछलियां अनेक मछलियों का बोध हो रहा है। तो ये मछलियां क्या है वचन है। लेकिन कौन सा वचन है। वचन के कितने प्रकार है। वचन के दो प्रकार है, एक वचन बहुवचन। और जो मछलियां है एक से ज्यादा है तो मछलियां क्या हो गई बहुवचन। और माली पौधे सींच रहा है। पौधे यहाँ पे भी एक से अधिक पौधे का बोध हो रहा है, ये बहुवचन है। तो पौधे ये क्या हो गया बहुवचन हो गया। तो वचन के दो प्रकार थे, एक वचन बहुवचन। तो वचन की परिभाषा क्या है। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। इसके उदाहरण भी देखे थे। स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर। ये सारे एक वचन के उदाहरण हैं जिससे हमें एक संख्या का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपए, लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, लताएं, बेटे आदि। ये सारे बहुवचन के उदाहरण हैं। साथ ही में हमने इस बहुवचन के उदाहरण भी देखे थे। तिथि, तिथियां, नारी, नारियां,
नीति नीतियाँ, थाली थालियाँ, नदी नदियाँ, रीति रीतियाँ, गति गतियाँ, कली कलियाँ, लड़की लड़कियाँ, टोपी टोपियाँ। ये हम देखे थे आपको, अभी ये मैंने आपको वचन किसे कहते हैं ये आपको मैंने बताया, लेकिन आपके जो पन्ना नंबर 30 पे है आपको प्रश्न छठा दिए गए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो हमारा यह भाग रह गया था पिछली राशिका में, तो हमें इसको पूरा करना है। अब मैंने वचन बताया था, यहाँ पे आपको एक वचन दिया गया है, उसको आपको बहुवचन करना है। जैसे रचना, यह एक वचन है तो उसका बहुवचन क्या आएगा? तो रचना का बहुवचन क्या है? रचनाएं। सभी ने पेंसिल का इस्तेमाल कर आपकी पुस्तिका में इस जवाब को लिखना है। रचना का बहुवचन क्या है? रचनाएं। ख नारा, नारा यह एक वचन है तो नारा का बहुवचन क्या आएगा? नारे। नारा का बहुवचन क्या है? नारे। तीसरा है खुशी, खुशी, खुशी का वचन क्या आएगा? बहुवचन करना है हमें, तो खुशी का क्या आएगा? खुशियां। मैं थोड़ा यहां पे लिख देती हूं, खुशियां। और तीसरा है बीमारी, बीमारी, तो बीमारी का बहुवचन क्या आएगा? बीमारियां। बीमारियां। आपको यहाँ पे एक वचन दिया गया है, उसको आपको बहुवचन करके लिखना है। सभी ने अपने पुस्तिका में इसको लिख दिया? ठीक है, चलो अगला भाग हम देखते हैं अभी। सर्वनाम। जो शब्द सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़ा था, तो सर्वनाम आपको याद हो गया कि संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए राम बाजार जाता है, तो यह क्या हो गया? अभी राम की जगह यहाँ पे इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? राम का वही शब्द है, वही वाक्य है, बस राम की जगह यहाँ पे इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? वह। तो राम की जगह, राम यह क्या है? संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द, तो राम की जगह क्या इस्तेमाल किया गया? वह। तो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो ये हमने सीखा था पिछली तासिका में, सबको याद रहेगा। तो वैसे ही कुछ आपको निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उस पर रेखा खींचिए। अब मुझे याद, आपको किसी को याद है सर्वनाम कितने थे कुल? सर्वनाम कुल 11 थे, और उसके भेद कितने थे? उसके कुल 6 भेद थे, ये हमने पढ़ा था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे देखो, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटकर उस पर रेखा खींचिए। छांटकर यानी अलग करके लिखना है आपको। जैसे मैंने आपका मैंने पानी पिया, यहाँ पे सर्वनाम क्या है? मैंने। छांटकर लिखना है यानी इसको यहां से निकालकर आपको उसका जवाब लिखना है आगे, मैंने। ये क्या हो गया? सर्वनाम। हम सब पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ के नीचे कौन बैठा है? हम। तो हम ये क्या हो गया? सर्वनाम। तो आपको यहाँ पे आगे लिखना है इसका जवाब, हम ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। दूसरा, उसके घर दावत है, दावत किसके घर है? उसके, तो उसके यह सर्वनाम है, तो आपको ये छांट कर लिखना है आगे, उसके। मेरा घर वहां है, वहां किसका घर है? मेरा, तो मेरा यह सर्वनाम है। आपको भी पेंसिल से ऐसा लिखना है। चलिए अगला भाग देखते हैं। तो यह होगा हमारा वचन और सर्वनाम। यहाँ पे कुछ सर्वनाम के उदाहरण दिए गए, बस मैं भी यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको रेखांकित करके दिखाऊंगी कि सर्वनाम कौन से है। उसमें एक विधवा रहती थी, तो इसमें सर्वनाम क्या है? उसमें। यह क्या है? सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ शब्द। दूसरा, उसका बेटा दिखाई पड़ा, बेटा किसका दिखाई पड़ा? उसका। उसका यानी यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, तो उसका सर्वनाम शब्द इस्तेमाल, तो यह क्या गया? उसका, यह सर्वनाम हो गया। वह बहुत गरीब था,
गरीब था, कौन था? वह। यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, नाम की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया और उसी को कहते हैं सर्वनाम। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तभी उसके झोपड़ी दिखाई दी। यहाँ पे सर्वनाम क्या है? झोपड़ी दिखाई दी। किसकी? उसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है शब्द उसकी। झोपड़ी में कौन रहती थी? यहाँ पे देखिए, झोपड़ी में रहती थी, कौन रहती थी? तो कौन ये सर्वनाम है और ये कौन सा सर्वनाम हो गया? सर्वनाम के 6 भेद बताए थे, तो कौन ये क्या हो गया? प्रश्न है, तो यह क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उनकी माता का देहांत हो गया। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? उनकी। यहाँ पे नाम नहीं इस्तेमाल किया गया सर्वनाम, तो यह क्या होगा? उनकी। तो यहाँ पे उसमें, उसका, वह, उसकी, कौन, उनकी, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। तो चलिए यहाँ तक का हमने बात तो देखा था। साथ ही में आपको कुछ रचनात्मक कार्य दिया गया है। रचनात्मक कार्य में आपको प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि आपको वहाँ पे कुछ स्थिति दी गई है और उन स्थितियों में आपको कुछ शब्द दिए गए। अस्वस्थता प्रदूषण को जन्म देती है। मुख्यतः 3 प्रकार के प्रदूषण हमें जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। आओ इन्हें जाने। इन्हें रोकने के लिए एक एक वाक्य लिखिए। जैसे ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। इन्हें रोकने के लिए आपको क्या क्या करना है, यह आपको वहाँ पे एक वाक्य में लिखना है। उसके पहले प्रदूषण किसे कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कारखाने से धुआं निकल रहा है, वहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण यानी पूरी पृथ्वी इस प्रदूषण से बहुत ज़्यादा परेशान है। जब वायु, जल, मृदा आदि में अवांछनीय तत्व घुलकर उसे इस हद तक गंदा कर देते हैं कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने लगे, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, साथ ही यह मानव जीवन के लिए भी खतरे की घंटी है। मनुष्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि उसने जितनी नासमझी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, अब उतनी ही समझदारी से प्रदूषण की समस्या को सुलझाए। वनों की अंधाधुंध कटाई भी प्रदूषण के कारकों में शामिल है। तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और ये प्रदूषण के जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं। तो इस प्रदूषण को हमें रोकना भी है। तो चलिए पहले हम जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण, मनुष्य के सुनने की भी एक क्षमता होती है। उससे ऊपर की सारी ध्वनियाँ उसे बहरा बनाने के लिए काफ़ी है। मशीनों की तीव्र आवाज़, ऑटोमोबाइल से निकलती तेज़ आवाज़ जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है, इनसे होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इससे पागलपन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बहरापन आदि समस्याएं होती है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है, जो हमारे कान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है। ये कहाँ से होता है? जो रास्ते पे वाहन चलते हैं, जो गाड़ियाँ चलती है, जो कारखाने में बड़े बड़े मशीन्स चलते हैं, उनकी आवाज़ों से। जैसे आप लोग कुछ फंक्शंस वगैरह हो, कुछ शादी हो तो बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर लगाते हैं, तो इनकी जो आवाज़ होती है, इनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण निर्माण होता है। और इस ध्वनि प्रदूषण से क्या हो जाता है? कौन कौन सी बीमारियाँ होती है? पागलपन होता है, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर किसी को हृदय का धोखा या जैसे हार्ट अटैक वगैरह ऐसी बीमारी हो तो उनको इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानियाँ होती है, बेचैनी होती है, बहरापन भी हो सकता है। तो इसलिए हमारी एक जो कान की एक लिमिट होती है कि हम लोग इतनी ही जैसे 20 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, तो हम उससे ज़्यादा अगर आवाज़ हमारे कानों पे पड़ गई तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी होने लगती है। जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक मनुष्य है जो देखो ट्रेन, एरोप्लेन की आवाज़, विमान की आवाज़ से, लाउडस्पीकर की आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारा क्या का निर्माण करती है? ध्वनि प्रदूषण निर्माण करती है। तो हमें इनसे बच के रहना चाहिए। जल प्रदूषण दूसरा है। जल प्रदूषण, जल यानी पानी का प्रदूषण। घरों से निकलता दूषित पानी
बहकर नदियों में जाता है। कारखानों के कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थ भी नदियों में ही छोड़ा जाता है। कृषि में उपयुक्त उर्वरक और कीटनाशक से भूमिगत जल प्रदूषित होता है। घरों में वगैरह जो भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो साफ़ सुथरा नदियों में उनकी जो पाइपलाइन की जाती है, जो दूषित पानी होता है उस पानी में चला जाता है, जिससे वो पानी जो अच्छा पानी वो खराब हो जाता है। और बहुत सारे गाँव में तालाब में क्या किया जाता है कि बहुत सारे कपड़े बर्तन वो वही धोते हैं, जानवरों को वही नहलाया जाता है, जिससे क्या होता है पानी दूषित हो जाता है और कूड़ा कचरा भी पानी में डाला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे कीटनाशक पैदा हो जाते हैं। जो जल में जो पानी में जो जीव रहते हैं जैसे मछलियाँ आदि है, यह लोगों को भी उस सांस लेने में फिर तकलीफ हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, तो ऐसी बुरी हरकतों से जल प्रदूषित होता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, देखो लोग कचरा लाकर कहाँ डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं। पाइपलाइन से सारा गंदगी जो है पूरा जो कारखाने बड़े बड़े जो कारखाने वगैरह जो नाले है वो है, जो सारा पानी जो गंदा नदियों में वगैरह तालाब में डाला जाता है। जो चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं होती है वो भी लाकर उस पानी में डाला जाता है, जिससे वहाँ का पानी गंदा हो जाता है। वहाँ के जो जीव रहते हैं उनको उसकी परेशानी भुगतना पड़ता है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। तीसरा है वायु प्रदूषण। कारखानों की चिमनी और सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलते धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं। ये सभी गैसें वायुमंडल को भारी नुकसान पहुंचाती है। वायु प्रदूषण यानी हवा प्रदूषण। जैसे कारखाने में तो चिमनी, जैसे मैंने पिछली इसमें बताया था, जो ये देखा था हमने वायु प्रदूषण में, कारखाने की जो चिमनी होती है, जो बड़ी सी चिमनी होती है, ये जो देखा इसमें जो ये इसको कहते हैं चिमनी। अगर ये कारखाने में होता है, इसमें जो धुआं निकलता है, ये जो कहाँ जाता है, ये सारा धुआं जो है हवा में फैल जाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो वो क्या करता है, हवा को दूषित करता है। और साथ ही साथ हम जो वाहन जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारा जो क्या करता है, जो हवा को दूषित करता है, जो हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम होने लगती है और ये जो गैस है, ये जो वायु है, इनकी मात्रा बढ़ने लगती है। तब ऐसे वक्त वायु प्रदूषण अगर ज़्यादा होता है तो हमें वहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होती है और इससे भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होने की संभावना होती है। इससे हमारे सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दमा, खसरा, टीबी, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा आदि रोग वायु प्रदूषण का ही कारण है, जिससे हमें इन बीमारियों में हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यह सब किसके कारण होता है, वायु प्रदूषण। इसलिए ज़रूरत के वक्त ही हमें वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो सरकारी वाहन होते हैं उसी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों का सबका अपना अपना एक वाहन, अपनी अपनी गाड़ी हो गई, तो हम लोग सरकारी वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। उस वजह से क्या हो रही है कि रास्ते पे जो रोड पे है, जो वाहनों की गर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे जो धुआं निकलता है उसका प्रमाण भी बढ़ते जा रहा है। कोई एक ही व्यक्ति गाड़ी में जा रहा होता है और उसको पूरी गाड़ी लगती है और उसने पूरा उतना पेट्रोल खर्चा करता है, उतना ज़्यादा धुआं उसकी गाड़ी से निकलता है। वही हम लोग बस का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही गाड़ी इस्तेमाल होगी, सारे लोग भी उसमें रहेंगे, उससे ज़्यादा धुआं, मतलब एक ही गाड़ी से धुआं निकलेगा, बहुत ज़्यादा गाड़ियों से उसका धुआं नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार भी हम लोग अगर पास कहीं जाना है तो हमें चल के ही जाना चाहिए, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कहीं बाहर जाना है तो सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें पैदल ही जाना चाहिए और ज़्यादा धुएं वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण यानी क्या, ज़मीन, मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण कैसे होती है,
देखो खेत में वगैरह क्या करते हैं किसान, अपनी फसल अच्छी आने के लिए बहुत ज़्यादा खतों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे वहाँ के जंतु मर जाएं। अब वो ऐसा होता है कि जो पौधों पे जो उन्हें बौछार करते हैं, जो दवा उस पर छिड़काते हैं, वो क्या होता है कुछ हद तक ज़मीन पर भी गिर जाती है। तो ज़मीन पे गिरने के बाद ज़मीन के जो तत्व है वो भी बहुत ज़्यादा उस कीटनाशक की वजह से खत्म होने लगते हैं। साथ ही साथ ज़मीन की धूप बहुत ज़्यादा होती है। देखिए हम लोग अपने अन्य कारणों की वजह से अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए पेड़ों को कटवाते हैं। अब पेड़ों को हम वहाँ से कटवाएंगे तो जो धूप होती है वो ज़मीन पर आ जाती है। मतलब वहाँ पे पेड़ क्या करते हैं, पेड़ के जो रूट्स होते हैं, जो पेड़ के जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को मतलब उसको बांध के रखा करते हैं। अगर हम वहाँ से पेड़ काटेंगे तो वहाँ से जो पानी होता है उसकी कमी हो जाती है। तो डायरेक्ट जब सूर्य किरण उस धरती पर पड़ता है, उस ज़मीन पर पड़ता है, तो उस ज़मीन की धूप हो जाती है, तो वह ज़मीन धीरे धीरे मतलब फसल योग्य नहीं बनती। तो उसको कहते हैं भूमि प्रदूषण। और बहुत ज़्यादा गंदगी भी हम लोग ज़मीन के अंदर गाड़ते करते, तो उस वजह से भी भूमि प्रदूषण हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो जंगल दिखाई दे, जंगल में यहाँ पे कुछ जलाया गया है, तो वहाँ के जो पौधे हैं वो जल गए, और यहाँ का जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये सारा भाग जल गया। तो इस ज़मीन में जो भाग हमें इस्तेमाल होने वाला था, ज़मीन में भी बहुत ज़्यादा तत्व होते हैं जो हमारी फसल के बहुत ज़्यादा योग्य हैं। अब इस जलन के कारण जो ज़मीन में जो तत्व है वो जल गए, अब वहाँ पे कोई भी फसल लाना संभव नहीं है। तो इससे क्या होगा, भूमि प्रदूषण होगा। इससे क्या होगा, भूमि प्रदूषण। साथ ही हम लोग यहाँ पेड़ों की तो बहुत ज़्यादा कटवाते हैं, तो पेड़ कटने जो सूर्य किरण और डायरेक्ट उस ज़मीन पर पड़ जाते हैं, उस वजह से उस ज़मीन की भी धूप हो जाती है। और पेड़ क्या करते हैं, पानी को ज़मीन के अंदर रोक लिया करते हैं, इस वजह से ज़मीन में पानी रहता है। लेकिन पेड़ जब कट जाने के बाद वहाँ पे पानी भी नहीं ठहरता, पानी भी बहता चला जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, ज़मीन प्रदूषण, वहाँ की जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा सूखी पड़ जाती है, जो बाद में फसल के लिए योग्य नहीं होती है। तो देखिए पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। जो पर्यावरण है अगर यह स्वस्थ रहेगा, यह संतुलित रहेगा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अगर यह स्वस्थ नहीं रहेगा, यह संतुलित नहीं रहेगा, तो हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान, और इसका सम्मान हम सबको मिलकर करना है। तो देखिए आपके पाठ्य पे दिया गया रचनात्मक कार्य, अस्वच्छता प्रदूषण को जन्म देती है। साफ सफाई किसको जन्म देती है, प्रदूषण को, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। अस्वच्छता प्रदूषण को जन्म देती है। मुख्यतः 3 प्रकार के प्रदूषण हमें जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। आओ इन्हें जाने, इन्हें रोकने के लिए एक एक वाक्य लिखिए। अब यहाँ पे रचनात्मक कार्य आपको करना है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या करोगे, वायु प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या करोगे, जल प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या करोगे। जैसे आप पहले में एक ट्रक दिखाई दे रहा है, सड़क के वाहनों का हॉर्न जरूरत पड़ने पर ही बजाए। जैसे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजा रहा है, आगे कुछ गाड़ियाँ है भी नहीं फिर भी वो बजा रहा है, तो इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण निर्माण होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही हॉर्न का इस्तेमाल करें। दूसरे चित्र में आपको दिया गया वहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे भी ध्वनि प्रदूषण निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल ज़रूरत के वक्त ही करना चाहिए, और हो सके उतना आवाज़ उसका कम होना चाहिए। दूसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक औरत है जो कपड़े धो रही है, यहाँ पे इंसान जानवरों को धो रहे हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना पानी लगता है उस पानी को बाजू में लेकर धोना चाहिए। और यहाँ पे इस चित्र में ये लड़की जो है वो कचरा जो है कूड़ेदान में न डालकर पानी में डाल रही है, ये तो यह भी गलत बात है। तो कूड़ेदान, कचरे को हमें कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। वायु प्रदूषण, यहाँ पे देखो एक बस से आपको जो वायु बाहर निकलता है, ये जो वायु निकलता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिससे वायु को खराब कर देता है, वायु को गंदा कर देता है। तो तुरंत ही ऐसे वाहनों का सुधार कर लेना चाहिए, ऐसे वाहनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और लास्ट में आपको दिया एक कारखाना है, उसमें से भी, वहाँ से भी धुआं निकल रहा है, तो जितना हो सके ऐसे
धुएं से हमें बचना चाहिए और जितना हो सके इस धुएं को हमें रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज हमने इसका प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषण के प्रकार क्या है और प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये हमने देखा था। तो मैं आपको कार्य दूंगी अभी स्वच्छता। अभी आपको मैंने स्वच्छता क्या है, स्वच्छता का महत्व आपको समझाया, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्वच्छता विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो आज हमने जो हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तिका का जो चौथा पाठ था, कविता थी स्वच्छता महान, इस पाठ को हमने पढ़ा, इस कविता को हमने पढ़ा था। इसके प्रश्नोत्तर देखे, साथ ही साथ कुछ व्याकरण भाग देखा, उसके साथ प्रदूषण किससे कहते हैं, प्रदूषण के प्रकार, उस प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए यह भी मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये सारा भाग आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। और आपको इस विषय जो आपको एक दिया गया विषय स्वच्छता, इस विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। धन्यवाद।